हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम क्लास 8 के एनसीईआरटी साइंस पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम पहला अध्याय पढ़ेंगे, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फसल उत्पादन एवं प्रबंध क्या पढ़ेंगे? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। ग्रीष्म काश में पहली एवं भोजा अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी, दरांती, बेचला, हल इत्यादि। भोजन का सबसे बड़ा स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ और कैसे करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि आपको याद है कि हर पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन उत्पादों में करते हैं। अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं के दोनों से ही प्राप्त करते हैं। लगभग 1000 ईसा पूर्व 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती करना, चावल, गेहूं, अन्य खाद्य पदार्थों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। कृषि का प्रारंभ किस प्रकार हुआ आपने देखा। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ खेती में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्य सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सका है। वे इस प्रकार है। मोटी फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। खरीफ की फसल नंबर 1 है। पहली खरीफ की फसल। चलिए देखते हैं खरीफ की फसल किसे कहते हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता खरीफ फसल कहलाती। जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता खरीफ की फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि ये जो हैं खरीफ की फसल है। चलिए रबी की फसल देखते हैं। काहे की रबी की फसल। चलिए रबी की फसल शीत ऋतु में अक्टूबर मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी की फसल उदाहरण आदि।
इसके अलावा कई स्थानों पर दालें सब्जियां भी उगाई जाती हैं। आधारित फसल पद्धति आधारित फसल पद्धति देखते हैं। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? चलिए देखते हैं क्यों नहीं उगाया जा। धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधियों में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं क्या दिए गए हैं। जैसे मिट्टी तैयार करना, बुवाई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण। मिट्टी तैयार करने का तरीका देखते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार के पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? चलिए देखते हैं किस प्रकार सहायक है। पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं। यह जीव जो किसानों के मित्र हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा हार्मोन्स बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? देखते हैं क्यों आवश्यक है। आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, वायु एवं सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों एवं गठित होते हैं। इस प्रकार मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। किसके द्वारा? पोषक पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इससे हल चला कर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी का अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढोले भी होते हैं। इसे एक पलट भी सहायता से तोड़ना आवश्यक है। पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुवाई एवं सिंचाई के लिए खेतों को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद की आवश्यकता जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय यदि खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है तो बुवाई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कृषि औजार। चलिए अब कृषि औजार देखते हैं। अच्छी उपज के लिए बुवाई से पहले मिट्टी को भरपूर करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। यह हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने प्रमुख औजार हैं। जैसा आप देख सकते हैं यह खेत की जुताई और इसमें बैल, आदमी और लगे हुए हैं। हल के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई,
खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने व मिट्टी खुरचने के लिए किया जा रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों को जोड़कर अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे पर जोते के डंडे से एक जुड़ा होता है जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। चित्र 1.1 में ये दिखाया गया है कुदाली। ये देख ली, ये दिखाया गया है। कुदाली यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने व मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी एवं लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चूड़ी और मुड़ी प्लेट है। यह देख सकते हैं आप उस वाले चित्र को। कुदाली का चित्र है ये, कुदाली का। लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करते हैं। इसका दूसरा सिरा इसका पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ट्रैक्टर, कल्टीवेटर आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि ट्रैक्टर कल्टीवेटर को खींच रहा है, कल्टीवेटर को ट्रैक्टर द्वारा चलाते हुए। अब आते हैं बुवाई पर। कहे पर बुवाई पर चलिए। बुवाई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन देखते हैं। पहले दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैर रहे हैं। क्रियाकलाप 1.1 एक बीज लेकर इस पानी से आधा भरिए। इससे एक मिट्टी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। चलिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः यह जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुवाई के इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप है। कौन सा औजार है? कीप। कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2-3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं ये कीप के अंदर बीज डाले जा रहे हैं। ये डाले जा रहे हैं, ये कीप है। ठीक है। बीज बोने की परंपरागत तरीका। पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है।
सील ड्रिल। आजकल बुवाई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सील ड्रिल चित्र 1.2 याला का प्रयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुवाई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिया जाता है। इससे बीजों की पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुवाई करने के समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। मैंने विद्यालय के समीप एक पौधशाला नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैले में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे हैं, चलिए देखते क्यों रखे हैं। धान जैसे कुछ पौधों के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता। पौधे तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वन्य पौधे में पुष्पीय पौधों भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों की अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के उचित दूरी होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए पौधों का सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। अधिक घने न हो इसलिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक पदार्थ कहते हैं। चलिए, मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास में खेत में एक कमजोर पौधे थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज़्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत में कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। किसान पादप एवं जंतु शिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं। इस अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप 1.2। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें एक ही आकार वाले नवोदित छांट लीजिए। अब 3 गिलास अथवा एक ही पात्र लीजिए। A, B, C एवं निशान लीजिए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर इसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी लेकर इसमें मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। चित्र 1.3a। इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 10 से 7 दिनों की वृद्धि को नोट कीजिए। चित्र 1.b। जैसा आप इसमें देख सकते हैं कि प्रयोग की तैयारी कर रहे हैं ये, ठीक है। क्या तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की
वृद्धि की गति एक समान है, किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है, किस गिलास में पौधों की वृद्धि सबसे अधिक है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद में कैसे भिन्न है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, फास्फोरस, पोटास, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके प्रयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिली है, परंतु उर्वरक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन जाता है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग किया जाना चाहिए, अथवा दो फसलों के बीच में खेती को कुछ समय के लिए बिना उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के प्रयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशेषक क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में कभी पोषक की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण। यह एक प्रकार फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इसे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनर्पूरण होता रहा। किसानों को इस वृद्धि को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछली कक्षाओं में आपने राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। इस फलीदार लेग्यूमिनियम पौधे की जड़ों में ग्रंथि में पाए जाते हैं। वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। सारणी 1.1 उर्वरक एवं खाद में अंतर। चलिए देखते हैं, यह है उर्वरक, यह है खाद। हम दोनों में अंतर देखते हैं। सही है, दोनों में अंतर देखते हैं। चलिए उर्वरक नंबर 1 देखते हैं। उर्वरक एवं मानव निर्मित लवण है। यह खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। चलिए उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेती में बनाई जा सकती है। उर्वरक से मिट्टी को हार्मोन्स प्राप्त नहीं होते। खाद से मिट्टी को हार्मोन्स प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। छिड़काव तंत्र। इस विधि का प्रयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। पाइप और नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइपों से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल ऊपर पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इस छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी चित्र है। यह चित्र 1.5 में दिखाया गया है छिड़काव वाला। यह नोजल लगी हुई है, पाइप लगे हुए हैं, यहाँ भी ये चल रहे हैं फुहारे। इस ड्रिप तंत्र के बारे में देखते हैं। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने एवं सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। चित्र 5.1 बी में दिखाया गया है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल
जल की कमी वाले क्षेत्रों में एक वरदान है। यह दिखाया गया चित्र ड्रिप तंत्र, जो ड्रिप तंत्र यह दिखाया गया है। मोटर लगी हुई है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ को जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। इस प्रकार हम पौधों को पानी देते हैं। खरपतवार से सुरक्षा। बूझो एवं पहेली निकट के खेत गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत के फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए जाते हैं? चलिए देखते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ साथ उग रहे इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उसमें पुष्पण एवं बीज बनाने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट में काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। हैरो सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवारी विनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों के इनके छिड़काव किए जा सकता है। रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे फुहारा का सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। ये आप देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया खरपतवार का छिड़काव करते हुए ये आदमी है, ये छिड़काव हो रहा। क्या खरपतवारी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? चलिए देखते हैं। जैसे पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पण एवं बीज बनाने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी का छिड़काव से किसानों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपने मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। जी हाँ। कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना या कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान यह पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल पर रख के काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकाने के लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। चित्र 1.7 में दिखाया गया है, यह दिखाया गया है। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्ट कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेसिंग कहते हैं। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन है। द्वारा किया जाता। चित्र 1.8 द्वारा वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दाने को फटक कर
फटक कर अलग करते हैं। चित्र 1.9 आप इस विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। कटाई के बाद कभी तने एवं टुकड़े खेत में ही मर जाते हैं, जिन्हें किसान जला देते हैं। पहले इन टुकड़ों के खेतों में जलाने के कारण चिंतित वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है। इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा होता है। कटाई पर्व 3-4 महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। श्यामली दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुश करने का है, क्योंकि पिछली ऋतु में पर्यटन का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवंबर एवं बिहू जुड़े हुए हैं। फसल कटाई से प्रमुख त्योहार। भंडारण उत्पाद का भंडारण एवं एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उसे नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों, बीजों को सुखाए बिना भंडारण किया गया तो उनके बीज खराब होने अथवा बीजों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों, बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, कीड़ों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र से करते हैं इसे, परंतु बीजों के बड़े पैमाने भंडारण साइलो और भंडार गृह में किया जाता है। जैसे इनको मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम के नीम की सूखी पत्तियां रखते देखा। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों? अनाज भंडारण हेतु साइलो, यह अनाज भंडारण के साइलो है, इसमें अनाज भरा हुआ है। जंतुओं से भोजन क्रियाकलाप 1.3 अपनी अभ्यास पुस्तिका में आप निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। जैसे दूध, गाय से, भैंस से, बकरी से, ऊँटनी से। इस सारणी की पूर्ति इस सारणी को पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले कुछ लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त कुछ खाद्य पदार्थ के विभिन्न हमने अपने सीखा कि फसलों उत्पादन में विभिन्न चरण होते हैं। बीजों का चयन, बुवाई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म एवं पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास, देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता तो इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली के कॉड लिवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्रमुख शब्द आपने सीखा क्या? कृषि पद्धतियाँ, पशुपालन, फसल, उर्वरक, भंडारण, कटाई, सिंचाई, खरीफ, खाद, फल, रबी, बीज, सहजन, बुवाई,
भंडारण, थ्रोसिंग, खरपतवार नाशी, फटना। आपने सीखा, अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट पद्धतियों को अपनाना होता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे फसल कहलाते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जैसे रबी और खरीफ की फसल। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके उचित दूरी को रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक बीजों की अच्छी किस्म का चयन के लिए आवश्यक बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुवाई की जाती है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने को रासायनिक उर्वरक के उपयोग में वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जला देना चाहिए। निराई की अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथ या मशीन से काटना। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करना कहलाता थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को, पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों को संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। पशुओं को पालकर भी खाद्य प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। उचित शब्द छांटे रिक्त स्थानों को पूर्ण ये बनने आपको। एक स्थान पर ही एक प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधे क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। क्या फसल कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी को तैयार करना होता है। मिट्टी को तैयार करना होता है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। तो चलिए, पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगला चैप्टर दूसरी वीडियो में पूरा करेंगे। अगर वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू।